इतने सालों में WWE में काफी सारे क्रेजी और बेहतरीन गिमिक मैचेस हुए हैं और WWE में से सबसे बेहतरीन मैचेस को वापस लाने की पूरी कोशिश में रहा है। मगर जरूरी नहीं है कि हर कॉन्सेप्ट हमेशा एक विनिंग आइडिया ही हो, क्योंकि WWE के कुछ गिमिक मैचेस और अजीब रूल वाले मैच बस एक बार के बाद दोबारा कभी वापस ही नहीं आए। या तो पहली ही बार में वो इतने खराब थे कि इससे पहले वो पब्लिक को नुकसान पहुंचा पाए उनका अस्तित्व ही खत्म करना पड़ा, या फिर उनके लिए बाद में फिर से उभर पाने के लिए समय और लोगों की पसंद बदल गई। ऐसे कुछ बहुत ही दुर्लभ WWE मैच टाइप्स हैं जो गायब तो हो चुके हैं, मगर उनकी याद हमें जरूर है, भले ही वो उस समय एक मजाक ही लगा हो। मैं हूँ एडम पकीटी कल्टहॉलिक रेसलिंग से, और ये हैं 10 ऐसे अजीबोगरीब WWE मैच टाइप्स जिन्हें बस एक बार ही देखा गया। शुरू करते हैं। नंबर 10 पर है द गुड हाउसकीपिंग मैच। WWE का एटीट्यूड एरा गिमिक मैचेस से भरा हुआ था। हर हफ्ते एक नया एपिसोड हाजिर हो जाता था जहां एक से बढ़कर एक अजीबोगरीब कॉन्सेप्ट उभर के आ जाते थे। भले ही वो रॉ हो या कोई बड़ा पे पर व्यू, कुछ तो नया और अजीब रहता है। चाहे वो कोई ऐसी शर्त वाला मैच हो जो कि स्टोरी लाइन से संबंधित है, या फिर खुद किसी रेसलर के कैरेक्टर के हिसाब से ही हो। इस बात को सबसे अच्छे से दिखाता है नो मर्सी 1999 में हुआ द गुड हाउसकीपिंग इंटरकॉन्टिनेंटल टाइटल मैच, जहां जेफ जैरेट ने चाइना के खिलाफ अपना टाइटल डिफेंड किया। इस मैच में दोनों ही बस ऐसी चीजों को हथियार के रूप में इस्तेमाल कर सकते थे जो घर में पाई जाती हैं, और ये इसलिए हुआ क्योंकि जेफ कुछ दिन से काफी ही सेक्सिस्ट कमेंट्स कर रहे थे और कह रहे थे कि महिलाओं को अपने घर में ही रहना चाहिए, न कि रिंग में। और स्वाभाविक रूप से इससे द 9th वंडर ऑफ द वर्ल्ड चाइना को बहुत बुरा लगा। वो मैच अपने आप में काफी ही बेहतरीन था और उसमें टॉयलेट सीट से लेकर सैलेड टोंग्स देखने तो मिला ही, और यहाँ तक कि एक आयरनिंग बोर्ड और एक पूरा किचन सिंक का भी इस्तेमाल हुआ। इससे पहले कि जैरेट ये सोचते कि वो छुप के चाइना को बेल्ट से मार के इसे जीत चुके हैं, टेडी लॉन्ग ने मैच को दोबारा शुरू कर दिया, क्योंकि टाइटल बेल्ट घर में पाई जाने वाली एक चीज नहीं है, और चाइना एक गिटार शॉट से जीत गई, क्योंकि गिटार घर में पाई जाने वाली चीज है। नंबर 9 पर है द एक्सट्रीम एलिमिनेशन चैम्बर मैच। द एलिमिनेशन चैम्बर 2002 के सर्वाइवल सीरीज में लॉन्च हुआ और ये WWE के कुछ सबसे लंबे चलने वाले और सफल गिमिक मैचेस में से एक है। इसमें कुछ चीजें हेल इन अ सेल से ली गई हैं और कुछ वॉर गेम से, लेकिन फिर भी ये अपने आप में काफी अलग भी है। द चैम्बर ने अपना प्रभाव कुछ समय तक तो बनाकर रखा ही था। हाँ, समय समय पर उसका इंटीरियर जरूर बदला, लेकिन रूल्स बस एक बार ही बदले, जब बहुत ही बुरे डिसम्बर टू डिसमेंबर पे पर व्यू में एक स्टील का ढांचा इस्तेमाल किया गया था, और उस रात एलिमिनेशन चैम्बर एक्सट्रीम बन गया था, और वो तो होना ही था क्योंकि ये ECW के एक पे पर व्यू में हो रहा था। चेन से बंधे हुए हथियारों की रेंज बहुत ही विविध थी। इसमें शामिल हथियार थे एक स्टैंडर्ड स्टील चेयर, कटीली तार से बंधा बेसबॉल बैट और काफी और ऐसी ही चीजें। प्रतियोगियों के इस्तेमाल के काफी सारे हथियार थे जिससे वो इस मैच को यादगार बना सकते थे। लेकिन दुख की बात यह है कि ये एक्सट्रीम एलिमिनेशन चैम्बर मैच को उस समय के दूसरे चैम्बर मैचेस के मुकाबले अच्छी रैंकिंग नहीं मिली। मुझे तो ये आइडिया अच्छा लगा, लेकिन WWE को ये उतना रास नहीं आया और उन्होंने इस मैच को दोबारा नहीं किया। नंबर 8 द डचेस ऑफ क्वींसबरी रूल्स मैच। विलियम रीगल के कमिश्नर होने के काफी सारे फायदों में से एक ये भी था कि वो अपनी इच्छा अनुसार कोई भी मैच बना सकते थे और उसे कभी भी करवा सकते थे। तो फिर जब क्रिस जेरिको ने उन्हें अपमानित किया और उन्हें रेसलमेनिया 17 में हराकर अपना इंटरकॉन्टिनेंटल टाइटल बचा लिया, द बैटलिंग ब्रिट ने अपनी पोजीशन को पूरा इस्तेमाल किया और Y2J को बैकलैश में एक डचेस ऑफ क्वींसबरी रूल्स मैच के लिए चैलेंज किया। आप जैसा बोते हैं वैसा ही काटते हैं। क्रिस रीगल और द डचेस, जिसका किरदार एक WWE ऑफिस वर्कर और वॉरियर अवार्ड विजेता स्यू जैसन निभा रही थी, उन दो लोगों को छोड़ किसी को भी इस मैच के रूल्स का कोई अंदाजा नहीं था। स्यू को रिंग साइड पर एक थ्रोन पर बैठा दिया गया था। रीगल और द डचेस मैच के बीच में रूल्स बदल रहे थे, जिससे जेरिको के जीतने के सारे अरमानों पर पानी फिर रहा था। पहले राउंड की टाइम लिमिट बहुत ही कन्वीनियंटली खत्म हो गई जब जेरिको ने एक लायन सॉल्ट हिट किया, और अचानक से सबमिशन भी काउंट होना बंद हो गया जब सर विलियम ने टैप आउट किया। रीगल को आखिरकार अपनी जीत मिली जब उन्होंने अपने अभागे प्रतिद्वंदी को सर पर एक चेयर दे मारी, और वो जीत इसलिए मिली क्योंकि द डचेस ने डिस्क्वालिफिकेशन को रूल से हटा दिया था। नंबर 7 द लास वेगास शोगल मैच। द डचेस ऑफ क्वींसबरी स्क्रू जॉब, जैसे मैं उसे बुलाता हूँ, उसके 1.5 साल बाद रीगल फिर से एक ही बार होने वाले स्टिपुलेशन मैच में शामिल हुए, लेकिन इस बार वो कमिश्नर नहीं थे और वो रॉ रूलेट व्हील के रहम पर थे। ये रॉ रूलेट का सबसे पहला एपिसोड था और ये रेड ब्रांड के जनरल मैनेजर एरिक बिशॉफ का आइडिया था। जहां एक और हमें उस मैच से वो क्लासिक TLC मेन इवेंट मिला
वहीं हमें ब्लाइंड फोल्ड मैच, एक ब्रा और पैंटीज पैडल ऑन अ पोल मैच और द लास वेगास शोगर्ल मैच भी देखने को मिला। और इस आखिरी मैच के लिए दोनों रीगल और गोल्डस्ट को सिन सिटी एंटरटेनर्स की पोशाक में वो मैच करना था और इससे द ब्लू ब्लडेड इंग्लिशमैन को बहुत गुस्सा आया। उनका कैरेक्टर तो बहुत गुस्से में था, लेकिन उसके पीछे का आदमी जो हो रहा था उसमें बहुत ही ज्यादा मजे कर रहा था। और उन्होंने टेबल फॉर 3 के एक एपिसोड में बाद में ये बोला भी कि अपने दशकों लंबे करियर में उन्हें इससे ज्यादा मजा कभी नहीं आया था। जब 2013 में रॉ रूलेट वापस आया तब WWE ने एक लास वेगास शोगर्ल लंबरचिल मैच करवाया, लेकिन उनमें से बस उस समय की डिवास अजीब सी टोपियां पहन के रिंग साइड खड़ी हुई थी, तो वो मैच मेरे लिए तो गिनती से बाहर ही है। और अगर आपको इससे जरा भी दिक्कत है तो आप आके मेरे पिताजी से लड़ सकते हैं। नंबर 6, द रॉ बाउल। WWE और अमेरिकन फुटबॉल, यहाँ क्या ही गलत हो सकता है। अच्छा हाँ, WWE के 2 बार XFL को लॉन्च करने के लिए एक अच्छी खासी रकम खर्च कर देने से काफी साल पहले वो अमेरिकन फुटबॉल के सबसे करीब पहुंचे थे। या तो जब उसके सितारे जैसे कि लॉरेंस टेलर को रेसलमेनिया मेन इवेंटर के बतौर बुक करके, या फिर द रॉ बाउल जैसी अजीब चीजें करके। पहला और शुक्र है कि आखिरी भी रॉ बाउल हुआ WWE के फ्लैगशिप के 1996 एडिशन के 1 जनवरी में। ये बस कॉलेज के बच्चों के फुटबॉल की बाउल वीक के पागलपन को भुनाने का एक तरीका ही था। ये असल में एक 4 टीम एलिमिनेशन मैच था, जहां स्मोकिंग गन्स, योकोजुना और ओवन हार्ट, सेवियो वेगा और रेजर रेमन, सेट और 1 2 3 किड, ये सारे ही प्रतिष्ठित स्टीव लोम्बार्डी ट्रॉफी जीतने के लिए लड़ने वाले थे। सब कुछ बिल्कुल NFL की तरह सजाया हुआ था। रिंग रेफरी अल हैबनर और रेसलर्स ने भी उस फाइट के लिए जर्सीज पहनी थी। रिंग साइड चीयर लीडर्स के साथ साथ एक मार्चिंग बैंड भी था। और तो और हर टीम को टाइम आउट भी मिला था, लेकिन हर रेसलर को अपने प्रतिद्वंदी के साथ फिजिकल कॉन्टेक्ट बनाने के बाद ही टैग आउट करने मिल सकता था। क्या ही बड़ी गलती थी ये। नंबर 5, द गल्फ ऑफ मैक्सिको मैच। WWE ECW की हाइलाइट्स की बात करें तो उसमें सबसे ऊपर आता है CM पंक और चैवो गुरेरो के बीच ECW टाइटल को लेकर हुआ प्रोग्राम। असल में तो वो एक दुश्मनी थी जिससे काफी सारे हाइलाइट्स मिली, लेकिन जिससे शायद सबसे ज्यादा याद रखा जाता वो है दोनों के बीच साई-फाई में ECW के एक एपिसोड में February 5, 2008 को हुई एक नॉन टाइटल मीटिंग। टेक्सास के कॉर्पस क्रिस्टी में होने का फायदा उठाते हुए WWE ने चावो और द स्ट्रेट एज सुपरस्टार को एक गल्फ ऑफ मैक्सिकन मैच में बुक किया। इस मैच के रूल्स बहुत ही साफ थे, क्योंकि यहाँ कोई रूल्स थे ही नहीं। बस एक चीज थी कि मैच तभी खत्म होगा जब कोई एक किसी और को पास की खाड़ी में फेंक देगा। बॉब हॉली और एल स्नो दोनों ही बैकलैश 99 के दौरान मिसिसिपी रिवर जा चुके थे, और ये तो सबको ही पता है कि जॉन सीना ने 2006 में एज को पानी में धक्का दे दिया था। लेकिन ये पहली बार था कि मैच का उद्देश्य ही था कि एक आदमी किसी दूसरे को बिल्कुल अनचाहे तरीके से भिगा दे। पंक आखिरकार जीत गए चावो को GTS पानी में मार के, मगर उससे पहले उनका लगभग एक कार से एक्सीडेंट भी हो गया था। नंबर 4, द थॉन्ग स्टिंग फेस मैच। द कैट और टेरी रेनल्ड्स के बीच हुई एक एपिक फ्यूड को एक बहुत ही अच्छा अंत भी चाहिए था। दोनों लगभग आधे साल से लड़ रही थी और रेसलमेनिया 2000 में एक दूसरे से भिड़ी भी, पर जब समर स्लैम आया तब इस दुश्मनी को खत्म करने का समय भी आ गया। और मुझे लगता है कि अगर जेरी लॉलर अपनी उस समय की बीवी की स्टोरी लाइन्स बुक कर रहे होते तो वो भी बिल्कुल ऐसी ही चीजें सेटल करते। हमें जो फिनाले मिला उसमें कहीं से हुस्न की कमी नहीं थी, क्योंकि वो दोनों हसीनाएं एक थॉन्ग स्टिंग फेस मैच में फेस ऑफ कर रही थी। मुझे इस बात पर भरोसा नहीं होता कि ये मैच बस एक ही बार हुआ। वो वहाँ पहुँचे जब द कैट के साथ रिकिशी ने स्टिंग फेस दे के उनके प्रतिद्वंदी के खिलाफ जीतने में उनकी मदद करी, और टेरी ने इसका जवाब देते हुए बदले में कैट को भी अपना पिछवाड़ा सुंगा दिया, चीजों में हमेशा के लिए सेटल करने के लिए। दोनों महिलाओं को थॉन्ग पहनकर अपने पिछवाड़े को दूसरे के चेहरे में रगड़ना था, जैसे कि ल्यूथर्स और बडी रॉजर्स ने इतने साल पहले किया था। आखिरकार कैट उस मैच को जीती जब उन्होंने अपने ओपोनेंट को काफी पास से अपने पिछवाड़े के दर्शन करा दिए। मैं माफी चाहता हूँ। नंबर 3 पर है द बार्ब्ड वायर स्टील केज मैच। हर बच्चा और यहाँ तक कि उनकी माँ भी ये बता सकती है कि रेसलमेनिया 21 में जॉन सीना WWE चैंपियन JBL का ताज उनसे छीनने वाले थे। ये होने के महीने नहीं तो हफ्ते पहले द बॉस्टन रैपर काफी ही पॉपुलर थे और द टॉल टेक्सन का राज खत्म होने वाला था, और इस वजह से 2005 के नो वे आउट में बिग शो के खिलाफ उनका टाइटल डिफेंस एकदम बेतुका लगा। मगर एक ऐसा मैच फॉर्मेट इस्तेमाल करके जिसे ना पहले कभी देखा गया ना ही उसके बाद देखा गया, WWE ने सबकी दिलचस्पी बढ़ा दी थी। ऐसा करने का कारण था चैंप के कैबिनेट मेंबर्स को दखल देने से रोकना और JBL को भागने से भी रोकना था। स्मैकडाउन के GM टेडी लॉन्ग ने दोनों को एक कटीली तार वाले स्टील के केज में बंद किया। तार केज के ऊपर के भाग को ढक रही थी। दिलचस्प बात तो ये है कि ये मैच पेंसिल्वेनिया में हो रहा था, जहां के एथलेटिक कमीशन ने प्रो रेसलिंग मैचेस में कटीली तार का प्रयोग वर्जित किया हुआ था।
अच्छी बात यह है कि ये तो स्पोर्ट्स एंटरटेनमेंट है ना। और वैसे भी पेंसिल्वेनिया क्या ही कर लेता, WWE को अपनी स्टेट से बैन कर देता। खैर वो कटीली तार तो वैसे भी इस्तेमाल में नहीं आई। पूरा मैच बहुत ही औसत था, लेकिन इसे बचाया एक यूनिक अंत ने, जब JBL को रिंग के बीच से चोक स्लैम मिला और वो बस गलती से जीत गए जब वो किसी तरह केज से बाहर निकल गए। नंबर 2, द कैनल फ्रॉम हेल मैच। थ्योरी में एक ऐसा केज मैच जो कि हेल इन अ सेल में हो रहा हो और बाहर उन दोनों ढांचों के बीच डरावने कुत्ते पहरा दे रहे हो, बहुत ही ईवल तरीके से अच्छा सुनाई पड़ता है। लेकिन असल में पूरा कैनल फ्रॉम हेल वाला कांड बहुत ही शर्मसार करने वाला था और ये WWE पे-पर-व्यू पर होने वाले मैचेस में शायद सबसे खराब था। एल स्नो और द बिग बॉस मैन उस सो कॉल्ड कैनल में जाने वाले बदकिस्मत आदमी थे, उस स्टोरी लाइन को खत्म करने के लिए जो तब शुरू हुई जब प्रिजन गार्ड ने अल का ची हुआ पकाकर उन्हें ही खिला दिया। हे भगवान, मुझे प्रो रेसलिंग से प्यार है। एक विंस रसो स्पेशल। ये मैच तब ही खत्म हो सकता था जब एक आदमी किसी तरह उन केजेस से बचकर उन भूखे रॉटवाइलर से बचकर निकल जाता। रिंग साइड पर उन डॉग से काटे जाने का खतरा बिल्कुल ही खत्म हो गया जब सबको ये दिखा कि वो बिल्कुल भी अच्छे से ट्रेन नहीं हुए थे और जिस चीज के लिए वो आए थे वैसा करने का उनका कोई इरादा नहीं था। अब आप ही सोचिए किसी रेसलर पर क्यों ही अटैक करना जब आप फ्लो पर पी कर सकते हैं और दूसरे कुत्ते का पिछवाड़ा चाट सकते हैं। पिछवाड़ा चाटने की बात करें तो ये मैच भी कुछ ऐसा ही लगा। इस मैच से इतना भी नहीं हुआ कि ये उतना बुरा था कि अच्छा था वाली श्रेणी के दायरे में भी आ सके। नंबर 1, द कॉन्क्रीट क्रिप्ट मैच। द अंडरटेकर ने बहुत तरह के प्रतिद्वंदियों का सामना किया है, बहुत अलग अलग गिमिक मैचेस में, लेकिन अगर सबसे अजीब की बात करें द कॉन्क्रीट क्रिप्ट का नाम सबसे ऊपर आता है। पॉल हीमन और द डडलीज के पॉल बियरर को किडनैप कर लेने के बाद द ग्रेट अमेरिकन बैश के लिए एक हैंडीकैप मैच बुक किया गया, जहां अगर द डेडमैन हार जाते तो उनके मैनेजर पिता को एक सीमेंट से भरे ग्लास में जिंदा दफना दिया जाता। कोई प्रेशर थोड़ी ही था। ये मैच इतना ज्यादा बोरिंग था कि कोई ध्यान ही नहीं दे रहा था कि बियरर की जान दांव पे है और कैमरा बराबर बियरर की तरफ कट होता और उन्हें उस स्क्रिप्ट में बैठा दिखाता। उस स्क्रिप्ट में कुछ अजीब सा भर रहा था जो कि जेल में मिलने वाली दलिया जैसा दिखाई दे रहा था। असल में तो हर वो सीन जहां बियरर मौजूद थे वो उस दिन पहले ही फिल्माया जा चुका था और बियरर, जिनका असली नाम विलियम मूडी है, वो शो के दौरान फ्लाइट से घर वापस जा रहे थे। लाइव क्राउड को मजे देने के लिए WWE में एक बॉडी डबल का प्रयोग किया गया, पर इससे भी ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ा क्योंकि वो पूरी ही चीज इतनी ज्यादा उबाऊ थी। लेकिन द अंडरटेकर जीत गए और फिर भी उन्होंने अपने पिता को मारने का निर्णय लिया। इसके पीछे की असल वजह तो हमें नहीं पता चली, लेकिन मेरे ख्याल से उन्होंने बस मजे के लिए ऐसा किया।